हेलो, नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास का एक नया चैप्टर है, उस नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। 10वीं क्लास के अंदर एक अध्याय है कक्षा 10 का, अध्याय 8, और उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय के अंदर कुछ छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो कुछ बड़े प्रश्न भी हैं। इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि जीवों के अंदर जनन क्या होता है, कैसे होता है, यह जनन कितने प्रकार का होता है, जनन की आवश्यकता क्यों है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जनन क्या है? देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कि सजीव वे होते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उत्तेजनशीलता दर्शाते हैं और जनन करते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं सजीव करते हैं, इनमें कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है जो सजीवों के जीवन के लिए अनिवार्य होती है। जैसे श्वसन अनिवार्य है, पोषण अनिवार्य है, उत्सर्जन अनिवार्य है, उत्तेजनशीलता भी अनिवार्य है। लेकिन जनन की प्रक्रिया जो है यह सजीवों के लिए आवश्यक है, पर उनके जीवन के लिए जरूरी नहीं है। कि अगर सजीव जनन नहीं करेगा तो मरेगा नहीं, लेकिन श्वसन नहीं करेगा तो मर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जनन अभिलाक्षणिक गुण है, लेकिन यह जीवन के लिए जरूरी नहीं होता है। अब बात आती है जनन क्या है। तो जनन को अगर हम सिंपल भाषा में परिभाषित करें, बिल्कुल सरल तरीके से, तो जनन यानी सजीवों के द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करना। सजीव अपने समान ही संततियों को उत्पन्न करते हैं। बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है, नीम के पौधे से नीम का पौधा ही तैयार होता है, क्योंकि सभी सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है कि अपने समान संतानों को उत्पन्न करना। तो इसे हम कहते हैं जनन। फिर बात आती है जनन की आवश्यकता क्यों है। तो जनन की आवश्यकता वंश की वृद्धि के लिए, सभी सजीव अपना वंश बढ़ाने के लिए और जाति या फिर जो उनका जीवन है, इस जाति और जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक कोशीय प्राणी है। यह अमीबा की कोशिका जैसे ही पुरानी होती है तो वो दो भागों में बंट जाती है, यानी एक अमीबा का जीवन दो नए संतति अमीबा में आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं जनन। और जनन की आवश्यकता इन दो कारणों के कारण होती है। जनन के कुछ विशिष्ट लक्षण भी होते हैं, जिसके बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे कि जनन परिवर्धनीय होता है, जनन कोशिकीय होता है, जनन में संकेत निहित होते हैं। सारी बातें पर बाद में कभी पढ़ेंगे। अब बात आती है कि जब भी जनन की प्रक्रियाएं होती है तो सजीव अपने समान ही संततियों को विकसित करता है। ऐसा क्या कारण है कि सजीव अपने समान ही संततियों को पैदा करता है? तो उसका एक मुख्य कारण है, वह है कि हमारे शरीर में, सजीवों के शरीर की कोशिकाओं के अंदर, केंद्रक के अंदर एक आनुवंशिकीय पदार्थ पाया जाता है, डीएनए। यह डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में गुण सूत्रों का निर्माण करता है, और गुण सूत्र वे वाहक होते हैं जो पैतृक गुणों को, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जिससे संततियां अपने जनकों के समान होती है। तो ये जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब ये डीएनए जो है, यह डीएनए कहलाता है आनुवंशिकीय पदार्थ। याद रखना है, हमारे शरीर का, मुख्यतः सभी सजीवों के शरीर का आनुवंशिकीय पदार्थ होता है डीएनए। अब ये डीएनए क्या कार्य करता है? आनुवंशिक गुणों की सूचना। इस डीएनए के अंदर जितने भी आनुवंशिक गुण हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं, जो नई संतति के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेंगे, संतति को उनके समान बनाए रखने में सहायता करते हैं, वे सारे गुण जो होते हैं वो संकेतों के रूप में डीएनए में पाए जाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि वांछित गुणों को विकसित करने के लिए जिस प्रकार की विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उस प्रोटीन का निर्माण करने की सूचना इस डीएनए के अंदर पाई जाती है। डीएनए याद रखना है कोशिकाओं के केंद्रक में होता है प्राय। और कुछ बातें हमने ये भी पढ़ी है कि डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त और कहाँ पाया जाता है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। हम यहाँ पर मुख्यतः डीएनए की बात कर रहे हैं जो अनुवांशिकी डीएनए है। जनन की मूल प्रक्रिया क्या है? जनन की मूल घटना होती है कि सजीवों के शरीर में जो डीएनए है उस डीएनए को संतति की कोशिकाओं में संतति के शरीर में पहुंचाना। तो उस डीएनए को संतति के अंदर पहुंचाने के लिए मूल कोशिका या जो जीव होता है उस जीव के शरीर में पाए जाने वाले जो डीएनए के अणु होते हैं वह डीएनए अणु अपनी प्रतिकृति करते हैं, अपने जैसे एक दूसरे डीएनए के अणु का निर्माण करते हैं। जो नया डीएनए अणु बनेगा, जो प्रतिकृत डीएनए अणु होता है, अब वो अणु दूसरी कोशिका में नई कोशिका के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो कोशिका विभाजन करती है, 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी, एक डीएनए मूल कोशिका में रह जाएगा और दूसरा जो प्रतिकृति के द्वारा डीएनए बना है वो नई कोशिका में यानी संतति कोशिका में आ जाएगा। और ये दोनों कोशिकाएं लगभग एक जैसी होती है, समरूप होती है। तो जो डीएनए है उस डीएनए की प्रतिकृति जब भी होती है तो प्रतिकृति के द्वारा डीएनए बनता है, डीएनए हूबहू वैसा ही बनता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां या कुछ विभिन्नताएं रह जाती है। यही विभिन्नताएं जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक कोशिका से एक जीव से दूसरे जीव में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचती है तो सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और ये विभिन्नताएं जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन की मूल घटना है डीएनए की प्रतिकृति करना। क्योंकि सजीव अपने समान संतानों को उत्पन्न करना चाहता है तो अपना डीएनए जब संतति में भेजेगा तो उस डीएनए के अनुसार संततियां डेवलप होती है तो वो अपने जनकों के समान होती है। जब प्रतिकृति की प्रक्रियाएं होती है, 2 डीएनए की नकल, 2 डीएनए की प्रतिकृतियां डेवलप हो जाती है तो इस अवस्था में एक प्रतिकृति मूल कोशिका में रहेगी और दूसरी प्रतिकृति जो होती है उसको नई कोशिका, जो कोशिका विभाजन के द्वारा बनेगी, उसके अंदर प्रवेश करवाते हैं। तो चूंकि एक ही डीएनए की प्रतिकृति से बनी हुई 2 कोशिकाएं होती है तो ये दोनों कोशिकाएं लगभग एक समान होती है, लेकिन प्रतिकृति के समय कुछ माइनर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिससे 2 कोशिकाएं जो दिखने में बिल्कुल एक समान दिखती है लेकिन वे अनुवांशिक रूप से कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में उनमें परिवर्तन होते हैं, उनके अंदर विभिन्नताएं होती है। जो विभिन्नताएं यहाँ पर डेवलप होती है, अगर वे विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा उग्र होती है, यानी डीएनए की प्रतिकृति हुई तो डीएनए की प्रतिकृति से जो नया डीएनए बना उस डीएनए के अंदर जो विभिन्नताएं हैं, अगर ये विभिन्नताएं व्यापक रूप से है, उग्र है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वो डीएनए जिस कोशिका में जाएगा उस कोशिका के संगठन के साथ में वो अपना समायोजन नहीं कर पाएगा और कोशिका मर जाती है। लेकिन प्रतिकृति के दौरान अगर डीएनए के अंदर कुछ माइनर परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे कम उग्र या हम कहते हैं कि कुछ मामूली मात्रा में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, तो ये विभिन्नताएं नई कोशिकाएं आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है और वो कोशिका जब विकसित होती है तो मूल कोशिका के समान तो होगी लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अंतर रह जाता है। यही अंतर, यही विभिन्नता जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं तो नए जीवों की उत्पत्ति होती है, जैव विकास की सहायता करती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनन में होने वाली यह विभिन्नता क्यों उत्पन्न हुई थी? यह उत्पन्न हुई थी डीएनए की प्रतिकृति के कारण। तो यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। अब बात आती है कि विभिन्नताओं का महत्व क्या है। सजीवों के अंदर विभिन्नताएं अवश्य होनी चाहिए, हर पीढ़ी के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि सजीव जिस वातावरण के अंदर रहता है उस वातावरण में व्यापक रूप से लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। तो इन परिवर्तनों के प्रति सजीव को अनुकूलन स्थापित करना है तो उनके अंदर विभिन्नताओं का होना जरूरी है। तो बदलते हुए वातावरण के अंदर सजीवों के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं या वातावरण के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के प्रति जीवों को अनुकूल बनाने के लिए विभिन्नताओं का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम अपनी पीढ़ी और अपने से पहले की 3 पीढ़ियों में अंतर देखें तो हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, वे और आज का हमारा जीवन है तो इनमें व्यापक अंतर है। हम पंखे की हवा में सोना पसंद कर लेते हैं, एसी में सोना पसंद करते हैं, लेकिन वे आज भी अगर जिंदा है तो नेचुरल हवा में सोना पसंद करते हैं।
उनको अगर ज़बरदस्ती सुलाया भी जाए तो उनके सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। हम खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, वो अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर एडप्ट हो चुका है, बदलते हुए वातावरण के लिए उनका शरीर नहीं हुआ है। तो जनन अति आवश्यक होता है, लेकिन जनन जीवन के लिए आवश्यक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि जनन जो है, इस जनन के प्रकार कितने हैं, जनन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के रूप में बनाएंगे ताकि इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से समझ उत्पन्न हो और हम इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकें और जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर सकें। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अब बात आती है कि जो हम बात करते हैं जनन की, तो जनन कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः जनन को हम बांटते हैं जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या के आधार पर, कि जनन की प्रक्रिया में कितने जनकों ने भाग लिया, इसके आधार पर हमने जनन को दो भागों में बांटा है। मुख्यतः पहला होता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। प्रश्न आए तो हम लिख सकते हैं कि किस आधार पर जनन को विभक्त किया गया है। तो जनकों की संख्या के आधार पर, कि जनन की प्रक्रिया में कितने जनक भाग लेते हैं, इस आधार पर जनन को बांटा गया है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है वह लैंगिक जनन। अब इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सबसे पहले बात है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो संतति की उत्पत्ति में यदि किसी एक जनक की आवश्यकता हो, यानी कोई भी एकल जनक अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, तो इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। यानी बिना युग्मकों के निर्माण और बिना युग्मकों के संलयन से एकल जनक के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति कहलाती है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रायः निम्न श्रेणी के जीवों में, निम्न पादप और जंतु जो है या फिर जो बैक्टीरिया है, इनके अंदर होता है अलैंगिक जनन। तो चूंकि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करती है, अतः नया उत्पन्न होने वाला जीव अपने जनकों के हूबहू शारीरिक रूप से और आनुवंशिक रूप से लगभग समान होते हैं। अतः अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतति को कहा जाता है क्लोन कहा जाता है। यह क्लोन शब्द याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतति अपने जनकों के हूबहू समान होती है, इसलिए। और क्लोन का मतलब होता है कि क्लोन अपने जनकों के बिल्कुल हूबहू समान होता है। क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट, बिल्कुल हूबहू ऐसा का वैसा प्रतिकृति। दूसरा है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं में दो जनक होते हैं, यानी दो जनकों के द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है, तो इसे हम कहेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए दो जनक चाहिए। पहला जनक यानी जो नर है और मादा है। मादा और नर दो प्रकार के जनक होंगे। इन जनकों से हमें प्राप्त होती है विशिष्ट कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं आपस में फ्यूजन करती है। यानी यहाँ पर दो जनक होंगे, युग्मक होते हैं, आपस में फ्यूजन होता है और नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। तो इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो अलग अलग प्रकार के जनकों का योगदान रहता है, अतः संतति के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्नताओं की उत्पत्ति के लिए लैंगिक जनन अति आवश्यक होता है, यानी लैंगिक जनन जैव विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।